नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स पाठशाला। दोस्तों, मैं आपके लिए 12th का जो इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ शुरू किया हूं उसका आज 3rd चैप्टर है जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। और इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने जो पहले और सेकंड चैप्टर के लिए आपका रिस्पॉन्स दिया है, योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, आई रियली थैंक फॉर दैट। और यही चाहता हूँ कि आप मेरे जो वीडियोज़ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, उनको वो देख के उनका इकोनॉमिक्स का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। यही उद्देश्य से ये बनाया हुआ है और आपके दोस्तों के साथ आप ये ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 3rd चैप्टर जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ डिमांड का। डिमांड मतलब क्या है? इन जनरल डे टू डे लाइफ हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ डिमांड करते ही रहते हैं। जैसे कि मम्मी से पानी मांगना, पापा से कुछ चीज़ मांगना, बहन से भाई से कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग मांगते रहते हैं। डिमांड मतलब क्या? मांगना। बट नॉर्मल लाइफ की डिमांड और इकोनॉमिक डिमांड में बहुत सारा फ़र्क है। नॉर्मल लाइफ की जो डिमांड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिज़ायर। जो कोई भी चीज़ की डिज़ायर है मतलब वो चाहते हैं हम लोग हमारे पास हो, इसलिए हम लोग जब उसको मांगते हैं एंड विदाउट गिविंग एनी मनी व्हेन वी गॉट इट, उसको बोलते हैं डिमांड, जो जनरल लाइफ में है। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड जो होती है दैट इज़ बैक बाय द एबिलिटी ऑफ द पेमेंट। मतलब वो चीज़ जो है उसको आप खरीदने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिकल डिमांड। मतलब नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड मतलब इट इज़ अर्ज टू हैव समथिंग, कि कुछ चीज़ होनी चाहिए, जैसे पानी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए। जब हम लोग भाई से बहन से मांगते हैं और उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल लाइफ डिमांड। बट व्हेन यू आर आस्किंग अ नोटबुक, पेन और पेंसिल एट द शॉप, मतलब दुकान में जाके आप जो मांगोगे तो वो बंदा आपको क्या बोलेगा? आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उस वक्त जब आप पैसे देके वो चीज़ को खरीदते हो, दैट इज़ अ इकोनॉमिकल डिमांड। वो फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस भी होना चाहिए देने का। ये तो आप दुकान में गए और चोरी करके पेन पेंसिल लेके आए, दैट इज़ नॉट डिमांड। ठीक है, एक तो एबिलिटी चाहिए पे करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा विलिंगनेस चाहिए। विलिंगनेस मतलब हमको वो पैसे देके खरीदने की हमें इच्छा चाहिए। अगर चुराने की इच्छा, दैट विल नॉट काउंट एज डिमांड। तो आपको नॉर्मल लाइफ डिमांड और इकोनॉमिकल डिमांड अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव मतलब क्या है? उससे इकोनॉमी बढ़ती है। ये जो डिमांड है उससे इकोनॉमी को चालना मिलती है। मतलब जब हम लोग पैसे देके कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वो इनकम किसको हो जाता है? वो शॉपकीपर को। शॉपकीपर वो किसी प्रोड्यूसर से खरीदता होगा और प्रोड्यूसर उसको बनाने के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉय करता होगा। तो ये जो सर्कल चालू रहता है, इस सर्कल से क्या होता है? इकोनॉमी गेट्स इनटू द मोशन, वो आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये डिमांड इज़ द मतलब इकोनॉमी के जो 3 पिलर है ना, मतलब 3 पहिए पे अगर कोई इकोनॉमी चलती है, जैसे रिक्शा 3 पहिए पे चलती है, तो इकोनॉमी की रिक्शा 3 पहिए पे चलती है। वो पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई और तीसरा है प्राइस। समझ रहे हो आप? ये तीनों चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई एंड व्हाट इज़ प्राइस, कि इन तीनों की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, सो डिमांड का अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखने के लिए जाए तो इट विल बी एज अ डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब इच्छा होनी चाहिए पैसे देने की, और लास्ट क्या है? एबिलिटी टू पे। वो पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे पास मर्सिडीज़ कार होनी चाहिए, एस क्लास मस्त एकदम। ठीक है, विलिंगली भी मैं उसके लिए पैसा देना चाहता हूँ, बट कैपेसिटी है क्या? नहीं है। आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू पे, तो वो डिज़ायर फुलफिल होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो आप? लेकिन मेरे पास डिज़ायर है कार होने की, कोई भी कार, विलिंगनेस भी है उसके लिए पैसा देने का, बट मेरी एबिलिटी मर्सिडीज़ की नहीं, वैगनर की है, तो मैं क्या कर सकूँगा? मर्सिडीज़ की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, मर्सिडीज़ की जो मेरा ख्वाब है। बट मेरी जो डिमांड है कि कार होनी चाहिए, तो मैं वैगनर तक मेरी क्या कर सकता हूँ? डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिमांड फुलफिल होगी, यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि 3 में से एक फैक्टर क्या है? मिसिंग है। आर यू गेटिंग मी? ये तीनों फैक्टर जब प्रेजेंट रहेंगे तभी जाके आपकी डिमांड क्या होने वाली है? फुलफिल होनी चाहिए। समझो, जैसे कि मुझे बाइक की डिज़ायर नहीं है, मेरी विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है बाइक के लिए पैसा देने की, बट मेरी डिज़ायर ही नहीं ना, मतलब मेरी ज़रूरत ही नहीं बाइक, तो मेरी डिमांड यहाँ पे फुलफिल होगी? नहीं होगी। समझ रहे हो? इन थर्ड केस विलिंगनेस नहीं है पैसे देने का, पैसे देना ही नहीं चाहता, तब भी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, दुकानदार मेरे को देगा ही नहीं। मेरी एबिलिटी है पैसा देने की, मेरी डिज़ायर है कोई चीज़ मुझे चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा के लिए पैसे देने की मेरी एबिलिटी भी है, मैं उतना पे कर सकता हूँ,
लेकिन वो पैसे देने का मेरा मन नहीं हो रहा है, कि उसको पैसा देने का मन नहीं हो रहा है, तब मेरी वो डिमांड क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी। सो आपको अभी पता चला होगा कि डिमांड फुलफिल करने के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज़ टू बी प्रेजेंट। अगर उसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो हमारी वो डिमांड क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे मैंने आपको 3 डेफिनेशन दिया हुआ है अलग अलग, उसमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको ईजी लगे, वो आपको एग्जाम में लिखना है। पहला जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है बेनहैम ने। According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price। आप बोलोगे सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डेफिनेशन कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं शायद, उससे इजी कोई मतलब हम लोगों के लिए शायद निकल ही आता हो, बट ये उन लोगों को लगा हुआ डिमांड का डेफिनेशन, उनको लगा कि डिमांड मतलब ये चीज़ है, तो हमको एग्जाम में वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको वैसे ही करना है। डिमांड एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको डिमांड ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, डिमांड का डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ डिमांड गिवन बाय द हिब्डन इज लाइक दैट, डिमांड मीन्स द वेरियस क्वांटिटीज, डिमांड मीन्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट वुड बी परचेस्ड पर टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्राइजेस इन अ गिवन मार्केट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनको वही टाइम पे खरीदना, मतलब वो डिमांड है। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं फ्यूचर में खरीदने वाला हूँ, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज डिमांड, दैट विल बी योर ड्रीम, आइदर योर फ्यूचर प्लान्स। आज की डेट में आप डिमांड फुलफिल करने के लिए वेरियस जो प्राइजेस मार्केट पे अवेलेबल है, उसमें से कौन से प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदते हो, दैट इज अ डिमांड। ये बताया है हिब्डन ने। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज बाय मेयर्स। What the mayor says, the demand for goods is schedule of the amounts, schedule of the amount, schedule मतलब table, schedule of the amounts that buyer would be willing to purchase at all possible prices at any given instant of time। समझ रहे हो आप, ये उसका डेफिनेशन है, आपको रट्टा मारना है और वो एग्जाम में वैसे लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के फीचर्स 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट इज दैट डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड सेकंड इज डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, फ्यूचर का टाइम नहीं होना चाहिए, करंट टाइम होना चाहिए और प्लेस भी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। पहला क्या था, रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव होना चाहिए, अनरिलेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए डिमांड कि मतलब मुझे पानी चाहिए तो मुझे ही पानी चाहिए, दूसरे को पानी चाहिए, वो डिमांड में मेरे में कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। सो डिमांड के लिए क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट होना चाहिए, दूसरा टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। ठीक है, नॉट अ बिग डील, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विल गो अहेड। सेकंड इज डिमांड शेड्यूल। देखो शेड्यूल मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टेबल जहाँ पे हम लोग वेरियस डिमांड एट वेरियस प्राइजेस कैसे फुलफिल किया जाता है उसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। डिमांड शेड्यूल 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब इंडिविजुअल मतलब मेरा डिमांड अकेले का, और मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस पूरे बिल्डिंग का अगर डिमांड कैलकुलेट करना है, दैट विल बी काउंटेड इन द मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ रहे हो आप? तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंडिविजुअल डिमांड से, लेकिन डिमांड शेड्यूल क्या पहले देखते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यहाँ पे टैबुलर मतलब टेबल रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग वेरियस प्राइजेस पे वेरियस कमोडिटीज कैसे डिमांड की जाती है इसको हम लोग समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर is prepared to buy, different quantities of commodities that consumer is prepared to buy at various different prices over a given period of time। समझ आप? मतलब जो आज का टाइम है, आज अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो आज मैं मार्केट में जाके वेरियस जो प्राइजेस है उस पर जो कमोडिटीज़ है उसको कैसे परचेस कर रहा हूँ, इसका शेड्यूल है। मतलब आपको टेबल देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टेबल। यहाँ पे देखिए आपको टेबल में दिख रहा है देयर आर नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़ गिवन, 30 से लेके 10 तक है, कम कम होते जा रहा है। उसके बाजू में जो टेबल है क्वांटिटीज़ डिमांडेड, वहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर 30 प्राइस है तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है। लेकिन वही अगर प्राइस कम हो जाता है, 25 हो जाता है, इज बाइंग 2 कमोडिटीज़, और कम हो जाता है ही बाइंग 3 कमोडिटीज़, 15 पे 4 कमोडिटीज़, एंड व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस अप टू 10 ही इज़ बाइंग 5 कमोडिटीज़। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बता देता हूँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 15 अगस्त हुआ, ये सितंबर चालू है, 15 अगस्त हुआ। क्या होता है 15 अगस्त को? आई नो वी सेलिब्रेट ऑल, ये सब ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि उस दिन बहुत बड़ा सेल होता है, पूरी कंट्री में होता है, अमेज़ॉन पे होता है, फ्लिपकार्ट पे होता है, स्नैपडील है, सब पे, टाटा क्लिक, रिलायंस,
डीमार्ट में होता है, पैंटालून्स में होता है, शॉपर स्टॉप्स, सब जगह पे होता है। एग्री? मैं साल में 2 ही बार शॉपिंग करता हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इकोनॉमिक्स का प्रोफेशन ही, रियल लाइफ में भी इकोनॉमिक्स जीता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो जो दिन है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स होता है। यकीन नहीं आता तो शॉप में, मॉल में जाके देखो, मैं वही 2 दिन जाके मजबूत शॉपिंग करता हूँ। 15-20 हज़ार की कपड़े, शूज़ वगैरह जो भी चाहिए ले लेता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं उसी दिन क्यों जाता हूँ शॉपिंग के लिए। एनी गेसेस कमेंट में लिख दो फटाफट। देखो ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। आप जब इंटरैक्टिव वे से मेरा लेक्चर देखोगे ना, और जो भी बीच में आता है उसको कमेंट करोगे ना, आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं ही क्यों शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा होता है। मतलब जो चीज़ 2000 की शायद मुझे 500 में मिलेगी, जो 5000 के शायद 2000 में, 3000, 4, वॉट एवर इट मे बी, बट इट विल गेट इट एट लेसर प्राइस। समझ रहे हो आप? जब कम प्राइस पे कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में, वो मिलती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है। आर यू गेटिंग मी? वही यहाँ पे टेबल में हो रहा है। जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस कम होते जा रही है, कंज्यूमर ट्राइंग टू बाय मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। जब 30 है तो एक ही खरीद रहा है, लेकिन 10 होने के बाद 5 कमोडिटीज़ खरीद रहा है। वही होता है हमारे साथ, हर एक के साथ। जब हमको डिस्काउंट मिल जाता है, वी ट्राई टू मैक्सिमाइज अवर बेनिफिट बाय परचेसिंग मोर कमोडिटीज़। यही यहाँ पे हो रहा है, एंड दैट इज़ इन द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली ये कैसे है। मुझे बहुत बार बच्चों से जब हम लोग क्वेश्चन आंसर पेपर चेक करते हैं, तब एक बात देखिए, थोड़ी देर के लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। होता यह है कि बच्चों को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना ये समझ में नहीं आता है। एक्स नीचे लिखना के ऊपर लिखना, वाई ऊपर लिखना के नीचे लिखना, ग्राफ में ऐसे वाले में, ये कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन में अभी आपका दूर कर देता हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से। ये याद कैसे रखोगे? ये याद रखने के लिए हमको है ना, अर्जुन मदद करेगा। अभी आप बोलोगे अर्जुन कौन? महाभारत वाला अर्जुन, महाभारत में ही था ना। तो अर्जुन ने क्या किया था, 2 बार उसकी बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी ज़िंदगी में, 2 बार उसकी परीक्षा हुई थी, और वो 2 बार की परीक्षा हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझने में मदद करेगी। वो 2 परीक्षा ऐसी थी कि एक बार अर्जुन को वो सबसे बड़ा धनुर्धारी था, उस इतिहास में लिखा गया है, वो सबसे बड़ा धनुर्धारी था, और उसको जिसने सिखाया उस गुरु का नाम था क्या नाम था यार, गुरु का नाम क्या था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। आप कमेंट में लिख दो, आपको याद आया तो मैं बाद में, मैं भी खुद कमेंट में लिख दूंगा। द्रोणाचार्य, शायद द्रोणाचार्य, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उसको लेके गए और अर्जुन को बोला कि अर्जुन, वो सामने जो पेड़ दिख रहा है तुमको? अर्जुन बोलता है हाँ दिख रहा है। उस पेड़ पे तुमको क्या नज़र आ रहा है? तो बोलता है कि पत्ते नज़र आ रहे हैं, फल नज़र आ रहा है, पंछी नज़र आ रहे हैं, डालियाँ नज़र आ रही है। बोला ओके, उसमें से अभी तुमको एक ही चीज़ को ध्यान देना है। क्या, किस चीज़ पे ध्यान दोगे? तो बोले कि वहाँ पे एक पंछी बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे पसंद आया। तो ठीक है, तुम्हें क्या करना है, बहुत दूर है, पेड़ बहुत दूर है, मतलब दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, बट इतना क्लियरली नहीं। तो बोलता है वहाँ पे एक पंछी है, उसका कलर मुझे पसंद आ रहा है, पंछी अच्छा है। तो बोलता है ठीक है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से उस पंछी की आँख फोड़नी है, निशाना लगाना है उस पर और आँख फोड़नी है। तो बोलता है ठीक है, अभी गुरु की आज्ञा है। वो क्या करता है, अभी देखो पेड़ कहाँ पे दूर है, पंछी उसके ऊपर बैठा है। अर्जुन क्या करता है, ऐसे उसको बाण से निशाना लगाता है और छोड़ देता है। अभी ये बाण कैसे गया, इस तरीके से गया, पंछी को उड़ाया उसने, दूर गया, बाण कैसे गया, ऐसे गया, याद रखो। दूसरा इंसिडेंस तब आता है जब वो स्वयंवर में जाता है। स्वयंवर में उसको क्या करना होता है, वापस निशानेबाजी की ही प्रतियोगिता है, और जो निशाना सबसे अच्छा लगाएगा उसको शादी करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि निशाना सामने देख के नहीं लगाना है, नीचे पानी रखा हुआ है एक बर्तन में, और उस पानी में देख के ऊपर एक मछली लगाई हुई है जो कि गोल गोल घूम रही है। वो गोल घूमती मछली का आँख फोड़ना है, वहाँ पे भी आँख फोड़ना था, यहाँ पे भी आँख फोड़ना है। तो अर्जुन क्या करता है, ऐसे पानी में देख के ऊपर निशाना लगा देता है और बाण छोड़ देता है, और बराबर जाके क्या होता है, मछली को लग जाता है। ये बाण कैसे गया, ऊपर। ठीक है, अभी याद करने के लिए आपको फंडा देखो, जो बाण ऐसे गया, किसकी तरफ गया था, पंछी की तरफ। पंछी कैसे उड़ता है, ऐसे।
अगर पंछी का आपको सिंपल 2 लाइन में ड्रॉ करना है तो कैसे निकालोगे? ऐसे एक्स की तरह पंछी दिखेगा। हेलो, समझ रहे हो? और अगर आपको मछली ड्रॉ करनी है 2 लाइन में, खाली 2 लाइन में, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे वाई की तरह, उसको नीचे ऐसे करोगे तो मछली दिखेगी। तो जो तीर ऐसे जाता है ऐसे, वो किसकी तरफ जा रहा है? पंछी की तरफ। ये देखो आया, तीर आया, ये किसकी तरफ जा रहा है? पंछी की तरफ। और जो तीर ऊपर जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है? मछली की तरफ। अभी देखो ऊपर वाला तीर क्या है? मछली। दिख रहा है? वाई कैसे दिख रहा है आपको? मछली की तरह दिख रहा है। उसके जो तैरने वाला पीछे का रहता है वो वाई क्या ऐसे है, और नीचे मुंह की तरफ ऐसे, मतलब मछली नीचे दिख रही है, ऐसे दिख रहा है। और एक्स देखो कैसे दिख रहा है? जैसे पंछी की तरह दिख रहा है। तो याद रखना, अर्जुन ने चलाया हुआ पंछी की तरफ का बाण, ऐसे जो जाएगा बाण वो क्या है? एक्स। जो बाण ऊपर जाएगा मछली की तरफ वो है वाई। शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे याद रखना है। तो ये आज के बाद आप कभी आपको भूलना नहीं है, एक्स एक्सिस कैसे, वाई एक्सिस कैसे। चलो बैक टू द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको याद रखनी है। सो मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिख दिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया है? क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया है। ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना है? 1 2 3 4 5, और प्राइस कितना है? 10 से लेके 30 तक। तो मैंने अपसाइड ऊपर तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से 10 20 ऐसे आपको लिखते जाना है। ये इस तरफ जा रहा है, मतलब 1 2 3 से आपको जो भी रहेगा, जो क्वांटिटीज रहेगा आपको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अभी ड्रॉ कैसे करोगे? 30 और 1 है, मतलब 30 जब प्राइस है तो कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है? एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो ये आ गया पहला वाला, आपको ऐसे उसको ड्रॉ करना है। 25 पे 2 कर रहा है, ये आप ऐसे ड्रॉ करोगे। 20 पे 3 क्वांटिटीज परचेस कर रहा है तो आपको इसको ऐसे लिखना है। 15 पे 4 और 10 पे 5, ये आ गया। अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन मिल रहा है। प्राइस यहाँ से आ रही है, क्वांटिटी यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, ऐसे आपको कितने इंटरसेक्शन मिले? टोटल 5 मिले। ठीक है। ये पांचों इंटरसेक्शन को क्या करोगे? आप ज्वाइंट करोगे एक लाइन से, इस तरीके से किया। ये जो आपको लाइन मिली है, सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्शन करने के बाद इस लाइन को बोला जाता है डिमांड कर्व, डीडी। डिमांड कर्व को हम लोग ने डीडी से रिप्रेजेंट किया है। ये डिमांड कर्व कैसे है? इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे प्राइस कम होती जा रही है, वी आर परचेसिंग मोर ऑफ द कमोडिटीज़, मतलब ये कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको हम लोग क्या बोलोगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलोगे। अंडरस्टूड? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पता गया, आपको मालूम पड़ गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे होता है, ये आपको मालूम पड़ गया। और मैंने आपको बता दिया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, और उसको याद कैसे रखना है। ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिमिलर है उसी तरीके से, बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव है, एग्रीगेट से। कैसे बता देता हूँ। पहले, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. सब कंज्यूमर्स का क्या करना है? टोटल करना है। तो ये रहा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले कॉलम में आपको क्या दिख रहा है? प्राइजेस। कहाँ से लेके है? 10 से लेके 10 8 6 4 2, ये डिफरेंट प्राइजेस है। प्राइस रिड्यूस होते जा रहा है। एंड जो बीच में 3 कॉलम है, दे आर 3 डिफरेंट कंज्यूमर्स, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर। पहले लाइन पे अगर आप देखोगे, जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स इज 10, तब क्या हो रहा है? ए कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है? 5 प्रोडक्ट। बी कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है? 10 प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है। वेयर सी कंज्यूमर क्या कर रहा है? 15 प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है। आप बोलो ऐसे क्यों अलग अलग? तो मैंने आपको पहले ही बोला, डिमांड किसके ऊपर बेस है? एबिलिटी टू पे। तो ए की एबिलिटी शायद 5 प्रोडक्ट परचेस करने की होगी, बी की कैपेसिटी एबिलिटी 10 की होगी, सी की एबिलिटी 15 प्रोडक्ट परचेस करने की होगी। सबको अलग अलग इनकम है ना। मेरा इनकम 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 10 लाख है। हमारे मुकेश भाई का इनकम, बाप रे बाप, मेरे जैसे आप 10,000 लोग इकट्ठा करोगे तो भी उनका इनकम ज़्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट इनकम, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, और अकॉर्डिंग टू दैट दे विल परचेस डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग ए और बी और सी की टोटल करें तो बाजू में हमको दिख रहा है टोटल मार्केट डिमांड कितना हुआ है? 30 का। सिमिलरली नीचे जाओगे तो हमें क्या मिल रहा है? ए बी और सी कंज्यूमर्स ने जो प्रोडक्ट बाय किया हुआ है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टोटल मिल रहा है, एंड दैट इज़ आवर मार्केट डिमांड। तो चलो हम लोग क्या करें, अभी ड्रॉ करते हैं उसका डायग्राम कैसे होता है। तो ये आया पंछी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब क्या है? जो बाण इस तरीके से जाएगा उसको क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस, मतलब मछली की तरफ गया।
जो बाण ऊपर की तरफ जाएगा उसको क्या बोलो, सॉरी ये पंछी की तरफ गया, ऊपर जाएगा वो मछली की तरफ, मतलब मछली की तरह मतलब कैसे, वाई की तरह दिखेगा, समझ रहे हो आप। पंछी की तरह मतलब एक्स एक्सिस की तरफ दिखेगा, तो ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आ गया। प्राइजेस लिख दिया और क्वांटिटी डिमांड लिख दिया। आप बोलोगे सर ABC का प्राइस क्यों नहीं लिखा है, क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा है आपने, क्योंकि हम लोग टोटल डिमांड देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टोटल मार्केट डिमांड आएगा। हम लोग 30, 45, 60, 75, 90 और 120 वहाँ पे लिख दिया। चलो अब ड्रॉ करते हैं डायग्राम। जब प्राइस 10 था तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी, 30। तो ये हो गया पहला हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का। दूसरा 8 पे 45, 6 पे 60, 4 पे 75 एंड 2 पे 90s। सो वी अगेन गॉट 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसका इंटरसेक्शन, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। जो इंटरसेक्शन होता है प्राइस और क्वांटिटी का, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अगर ड्रॉ कर दे, ज्वाइन कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, डिमांड कर्व मिलेगा। ये कौन सा डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व, बट अगेन इट इज़ अ DD कर्व। और ये भी कैसे है, इट इज़ ऑल्सो अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अंडरस्टूड, क्लियर। हम लोगों ने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द रीजंस। ये हम लोगों ने देखा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के 5 रीजन है टोटल। कितने, 5 रीजन। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरे है इनकम इफेक्ट, बता देता हूँ सब इन डिटेल बताऊंगा कि इनकम इफेक्ट क्या होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा, चौथा है मल्टीपर्पज यूजेस एंड लास्ट वन इज अ न्यू कंज्यूमर बेस। इन 5 चीज़ों की वजह से क्या होता है, डिमांड का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेट्स हम लोग देखते हैं कि 1 बाय 1 कि ये कैसे और क्यों होता है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड जो चैप्टर था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है एंड यू वेरी वेल नोस कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इसका मतलब है जब कोई भी चीज़ का, मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल के साथ बताया, जब प्राइस कम होता है कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज बेनिफिट। इकोनॉमिकल टर्म में अगर हम लोग बोलेंगे, व्हेन देयर इज अ लो प्राइस अ पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। हेलो, कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आपको बताया यूटिलिटी क्या है, मतलब हम लोग हमारा बेनिफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सिमिलरली जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है, मतलब जो होता है नॉर्मल बिहेवियर हमारा होता है, व्हेन प्राइजेस आर लो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज अवर बेनिफिट। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या होता है, पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट दे कैन बाय इन देयर इनकम दे ट्राई टू बाय इट। और उसकी वजह से लो प्राइस हायर द क्वांटिटी परचेस एंड वाइस वर्सा हो जाता है। जब प्राइस बढ़ जाती है, पीपल says that no, we don't want to maximize our utility, we will satisfy the need whichever is required now। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या है, इनकम बढ़ने की वजह से नहीं, मतलब सैलरी बढ़ती है ऐसे नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है, व्हेन देयर इज़ अ लो प्राइस, कोई भी चीज़ का डिस्काउंट होता है। एग्जांपल बताता हूँ कि जो चीज़ 5,000 में मिल रही वो अगर 2,000 में मिल जाती है, ठीक है, तो मैं तो सोच के चला था ना 5,000 रुपये में मिलेगी और मैं 5,000 रुपये लेके गया था घर से, लेकिन डिस्काउंट होने की वजह से वो कितने में मिल गई, 2,000 में। तो मेरे पास बचे कितने, 3,000। दैट इज़ एक्स्ट्रा इनकम लेफ्ट विथ मी। तो उससे मैं और चीज़ें खरीद सकता हूँ और डिमांड कर सकता हूँ। बट 2.5 क्वान्टिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी बाय इन 5,000। मतलब जब प्राइस रिड्यूस होने की वजह से जो इनकम बच जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन परचेसिंग पावर। इनकम बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है, प्राइस रिड्यूस होने की वजह से वो इनकम की जो परचेसिंग पावर है इंक्रीज हो गई। एंड इन दैट केस व्हेन द पीपल ट्राई टू बाय मोर प्रोडक्ट, इस चीज़ को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। समझ गया आपको, मतलब 5 रुपये का पार्ले जी है, अगर मैं घर से लेके गया हूँ 5 रुपया, लेकिन उस दिन स्पेशल डिस्काउंट था डीमार्ट में और वो कितने में मिल रहा था, 1 रुपये मिल रहा था। होता है ना डीमार्ट में, ऐसे बहुत बार होता है, आप कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हो और वहाँ पे डिस्काउंट होता है, 1 रुपये मिल रहा था, तो 5 रुपये तो मैं लेके गया हूँ, यहाँ पे मिल रहा है कितना, 1 रुपये में 1। तो मैं इंस्टेड ऑफ 1 प्रोडक्ट आई परचेस 5 प्रोडक्ट। 5 रुपये तो ऑलरेडी है ना, तो मतलब 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, 5 प्रोडक्ट बाय कर लिए, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई ड्यू टू लोअर प्राइस। समझ रहे हो, तो उससे जो प्रोडक्ट मैं ज़्यादा बाय करूँगा दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट। और इस इफेक्ट की वजह से डिमांड का क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थर्ड वन इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस तो वही है बॉस, क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग इज सेम, बट मेरा जो कॉम्पिटिटर था, कौन कॉम्पिटिटर होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने पहले भी एक एग्जांपल लिया हुआ है, उससे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो सिमिलर है, काफ़ी टेस्ट में भी सिमिलर है। क्वालिटी वॉल्स है ना, अमूल आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है।
एज्यूम करो कि क्वालिटी वॉल्स और अमूल दोनों का वैनिला फ्लेवर है, ओके। दोनों की प्राइस 100 रुपीज़ थी। तो मेरे लिए तो दोनों सेम है, सेम टेस्ट है, इतना कुछ फ़र्क नहीं मेरे लिए, बोथ आर सेम फॉर मी। लेकिन मैं उसमें से अमूल ख़रीदता था, मेरा ब्रांड था, मुझे लगता है अमूल अच्छा है यार। किसी बंदे ने एक सोशल मूवमेंट क्रिएट करके कंपनी खोला है एंड आई शुड सपोर्ट देम, इसलिए मैं वो ख़रीद रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्वालिटी वॉल्स ने उसका डिस्काउंट करके प्राइस 80 रुपये कर दिया। हेलो, इन दैट केस अमूल ऐसे के वैसे उसने कुछ नहीं किया है, बट ड्यू टू क्वालिटी वॉल्स ने प्राइस कम कर दिया 20 रुपये से, तो मैं क्या करूँगा, आई विल शिफ्ट टू दैट प्रोडक्ट। डिस्काउंट मिल रहा है, बस 20 रुपये बच रहा है। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल कंज्यूमर विल शिफ्ट टू दैट प्रोडक्ट जब सिमिलर है, बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है। आर यू गेटिंग मी? इन दैट केस जो अमूल का डिमांड कम हुआ, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द अमूल, बिकॉज ऑफ हिज सब्सटीट्यूट, और वो क्या था, क्वालिटी वॉल्स। तो इस वजह से जो अमूल का डिमांड कम हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। वैसे ही अगर क्वालिटी वॉल्स ने उसका प्राइस बढ़ा दिया, 120 कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा, अमूल का डिमांड बढ़ेगा। उसने कुछ नहीं किया है, ही इज कॉन्स्टेंट, वो शांत आराम से उसका कर रहा था। ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर सब्सटीट्यूट उसका जो डिमांड अफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इन दैट केस ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का क्रिएट हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट वन इज मल्टीपर्पज़ यूज़। देखो कोई भी कमोडिटी, जैसे कि आप अभी जो मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हो या जो पीसी या लैपटॉप पे आप जो वीडियो देख रहे हो, दैट कमोडिटी इज़ मल्टीपर्पज़। तो इन दैट केस जब उसका प्राइस कम हो जाता है, पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट बाय परचेसिंग इट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपकी भी ख्वाहिश होगी, काश यार मेरे पास एप्पल का आईफोन हो। होता है यार, ये क्रेज़ क्रिएट हुआ है, क्या कर सकते हैं उसको, नहीं कुछ कर सकते, है सबकी ख्वाहिश, मेरी भी है, अभी तक मैं ख़रीद नहीं पाया। लेकिन एज्यूम करो कि कल उठ के क्या नाम उसका, स्टीव जॉब की कंपनी थी, उसका मान के चलो कि जन्मदिन आ रहा है और कंपनी ने अनाउंस किया आज स्टीव जॉब का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग आज जो आईफोन है वो 30,000 में दे रहे हैं सबको, नया वाला आईफोन 13 जो आया है वो सिर्फ आज के लिए। क्या होगा, मैं आप सभी लोग सब लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमको आईफोन चाहिए। मल्टीपर्पज़ यूज़ है, बट वी वांट दैट। जब प्राइस कम होगा तो उसके ऊपर लोग तूफान गर्दी करेंगे, टूट पड़ेंगे। व्हाट, बिकॉज दैट इज़ अ मल्टीपर्पज़। हमारा जो मतलब कोई भी मोबाइल हो सकता है, अगर कम हो जाती है वी ट्राई टू बाई इट और यूज़ इट फॉर दैट। तो जब मल्टीपर्पज़ कमोडिटीज़ है उसमें ये इफेक्ट आ जाता है। नॉर्मल कमोडिटीज़ में भी आता है, बट मल्टीपर्पज़ कमोडिटीज़ में ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। दैट व्हेन द प्राइस फॉल्स, डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस, एंड एज देयर प्राइजेस इंक्रीजेस, पीपल होल्ड देयर डिमांड, दे डोंट डिमांड इट, मीन्स लोअर द डिमांड। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स मतलब क्या है, एग्जाम्पल बताता हूँ कि लैपटॉप तो सभी यूज़ करते थे, उसके बाद एक नोटपैड होता है, उसको बोलते हैं पेन टैबलेट, जो किस लिए यूज़ किया जाता है कि नॉर्मली जो एनिमेशन वाले लोग होते हैं या ड्राइंग करने वाले लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये एक डिवाइस होता है जो लैपटॉप को या पीसी को अटैच किया जाता है और बाजू में उसके ऊपर हम लोग पेन की तरह लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी सीन ओवर द स्क्रीन। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक इफेक्ट क्या हुआ, हम लोग सब टीचर्स लोग क्या करें, ऑनलाइन पढ़ा रहे। तो अगर मैथ्स वाले को, स्टैटिस्टिक्स वाले को, इकोनॉमिक्स वाले को ड्रॉ करना है डायग्राम, तो वो कैसे करेगा, आपको कैसे दिखेगा स्क्रीन पे ऊपर, नहीं दिखेगा ना। सो दे स्टार्टेड यूजिंग दैट पर्टिकुलर पेन टैबलेट। अभी हमको ड्रॉ करना है या आपको कुछ लिख के बताना है जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो, उसके लिए हमें वो यूज़ करना पड़ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना कोविड सिचुएशन क्या हुआ, न्यू कंज्यूमर बेस क्रिएट हुआ। किसके लिए, पेन टैबलेट के लिए। आर यू गेटिंग मी? तो जब न्यू कंज्यूमर बेस क्रिएट हो जाता है, इन दैट केस डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। गॉट इट मी? उसकी वजह से दीज आर टोटल 5 रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। कौन सा है, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, सब वन बाय वन बताऊंगा। देन कंपोजिट डिमांड, एंड लास्ट वन इज कम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है,
दीज आर द टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या है कि जैसे कि मैं दुकान में गया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए भूख लगी है, खाना है कुछ, तो मैं गया, आई आस्क फॉर द चिप्स पैकेट, आइदर बिस्किट पैकेट, एंड आफ्टर परचेसिंग आई कंज्यूम इट। ये होगा डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे मैं वो डिमांड नहीं ले रहा, मैंने मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है, खाना दो, मुझे खाना है, मैंने खाया, डिमांड फुलफिल। नो, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिमांड। यहाँ पे हम लोग कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिकल डिमांड। उसमें क्या होना चाहिए? डिज़ायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें के बगैर इकोनॉमिकल डिमांड नहीं माना जाएगा उसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंज्यूमर हूँ, गया दुकान में, कुछ चीज़ें खरीद ली, खा ली, कंज्यूम कर ली, और डिमांड फुलफिल हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो डिमांड है वो है इनडायरेक्ट डिमांड। ये किसके लिए है पता है? कि मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, आई एम अ प्रोड्यूसर। हेलो, कि एग्जाम्पल ले लो कि मेरा वड़ा पाव की गाड़ी है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा वड़ा पाव महाराष्ट्र में, कोई भी चीज़ ले लो, मोमोज़ ले लो, फ्रैंकी ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो कोई चीज़ मैं बना रहा हूँ, और वो चीज़ बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। आलू लगेगा, प्याज लगेगा, टमाटर लगेगा, नंबर ऑफ़ थिंग्स मुझे लगेंगे, पाव लगेगा, ब्रेड लगेगा, शेजवान चटनी, बहुत चीज़ लगेगी। तो वो बनाने के लिए मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ जब मैं खरीदूंगा, मांगूंगा, डिमांड करूंगा, मार्केट से लूँगा, दुकान से लूँगा, कहाँ से भी लूँगा, वो जब खरीदूंगा, दैट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड। आप बोलोगे ऐसे कैसे इनडायरेक्ट डिमांड? क्योंकि मैं वो चीज़ें खरीद रहा हूँ मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए ले रहा हूँ। कंज्यूम तो कोई और करने वाला है। हेलो, कंज्यूम तो मेरा कस्टमर करेगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ ये चीज़ें टू प्रिपेयर माई प्रोडक्ट सो दैट आई कैन सेल इट टू अदर्स। तो ये प्रोड्यूसर जो चीज़ों की डिमांड कर रहा है, दैट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड। क्यों? क्योंकि ये डिमांड तो कोई और करने वाला है। फाइनल, मैं फाइनल डिमांड करने वाला नहीं, फाइनल डिमांड करने वाला कोई और है। आर यू गेटिंग मी? तो दैट इज़ अ इनडायरेक्ट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब क्या है? देखो, आप मुझे कमेंट में जो जो कॉम्प्लीमेंट देते हो, दैट इज़ नॉट, और मैं जो आपको बोलता हूँ काइंडली कमेंट ऑन माई वीडियो, जो आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो जो आप अच्छा लिखते हो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। बट मैं जो आपको डिमांड कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। हेलो, मतलब कमेंट्स लिखने के लिए जो बोल रहा हूँ अच्छा लिखने के लिए, दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब कि एक चीज़ को खरीदो तो दूसरी खरीदनी ही पड़ती है, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, इधर जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल कि मैंने कार खरीदी, कार खरीदने के बाद बिना पेट्रोल खरीदे मैं कुछ कर सकता हूँ उसका? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, आइदर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है आज के डेट में वो सब बोलना पड़ता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में हमको दोनों चीज़ साथ में खरीदनी पड़ती है। कि आपने मान लीजिए फाउंटेन पेन ले लिया, लेकिन उसमें इंक ही नहीं डाला है, इंक खरीदा नहीं, इंक नहीं है उसमें, तो उसका कुछ काम है? नहीं है। मैंने मोबाइल ख़रीद लिया नया, लेकिन उसमें सिम कार्ड ही नहीं डाल रहा हूँ, तो उसका उतना यूज़ होगा क्या? नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब दोनों चीज़ें साथ में आती है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आइदर जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। देख सकते हैं, जैसे कि कार के साथ फ्यूल आएगा, पेन के साथ इंक आएगा, मोबाइल के साथ सिम कार्ड आएगा, समझ रहे हो? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट? कंपोजिट डिमांड। मतलब क्या है? एक ऐसी कमोडिटी खरीदो जिससे कि बहुत सारा हमारा फ़ायदा हो सके, बहुत सारी चीज़ यूज़ हो कर सकते। जैसे कि आप जो मोबाइल पे मुझे देख रहे हो, या कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी है, इसमें खाली आप वीडियो देखने के लिए यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं। यू कैन डायग्राम निकाल सकते हो, वर्ड फाइल बना सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, नंबर ऑफ़ थिंग्स यू कैन डू विथ इट। अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो आप उससे फ़ोटो निकाल सकते हो, वीडियो निकाल सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ़ थिंग्स, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, कैल्सी यूज़ कर सकते हो, FM यूज़ कर सकते हो, गाना सुनने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो वेन एवर वी डिमांड अ प्रोडक्ट और द कमोडिटी जिससे कि हम लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे एक जो क्या बोलते एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, मेरा लाइट चालू है, लैपटॉप कनेक्ट है, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब चालू है। एक चीज़ क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग इतनी सारी चीज़ें क्या करें? यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंपोजिट डिमांड। एंड लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब जैसे कि मोबाइल यूज़ करना है या लैपटॉप यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। टैबलेट यूज़ करना है कि लैपटॉप यूज़ करना है कि मोबाइल यूज़ करना है, दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव। एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिशन है। कि जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं कोई होटल में गया एंड आई आस्क हिम फॉर द कोल्ड ड्रिंक, सो ही गिव मी द ऑप्शन कि कोका कोला है या थम्स अप, क्या चाहिए? तो उसमें से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बिकॉज दे बोथ आर कंपिटिटर्स फॉर ईच अदर।
कोई भी चलेगा मुझे, मैं सिमिलर फॉर बोथ, टेस्ट मेरे लिए दोनों का सेम है। दैट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड, कि जैसे कि चाय और कॉफ़ी, दीज आर टोटल एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है। दुकान में जाने के बाद चाय या कॉफ़ी, कोई बोलते कुछ भी चलेगा, कोई बोलते कि नहीं चाय चाहिए, कोई बोलते कॉफ़ी चाहिए। सो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि किस चीज़ों की वजह से डिमांड क्या होती है, डिटरमाइन की जाती है। देयर आर टोटल 10 प्रोडक्ट्स थिंग्स विच डिटरमाइंस द डिमांड। सबसे पहले आता है प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा है इनकम। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, देन साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, एंड देन एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, एंड लास्ट वन इज लेवल ऑफ टैक्सेशन, और एक है अदर फीचर्स फैक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर टोटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। हम लोग वन बाय वन सबको देखते हैं। प्राइस, कोई भी चीज़ अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, सबसे पहले पूछा जाता है प्राइस क्या है उसका, ठीक है। अगर आप ना पूछ सको तो दुकान में जाने के बाद सामने वाला आपको पूछता है कि भाई साहब आपका बजट कितने का है, कितने तक दिखाऊं, कितने तक लोगे, ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं। दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू एनालाइज कि आप कितने प्राइस तक का प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, सो दैट ही कैन शो यू दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो तो नॉर्मली पूछते हैं कि सर आपका बजट कितने तक का है, 15,000 का है, 25,000 का है, 30,000 का है, 50,000 का है, कि 1 लाख का है, कि आईफोन का है। 1 लाख के बाद सीधा आईफोन का बजट आ जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। दैट मीन्स एनी डिमांड इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय देयर प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस के बिना डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग कि डिमांड कितनी होगी। एज द प्राइस इज मोर, डिमांड विल बी लेस, एज प्राइस इज लोअर, डिमांड विल बी हायर, ओके। इनकम, जैसे कि मैंने बोला डिमांड फुलफिल करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर, दूसरी विलिंगनेस टू पे, एंड थर्ड वन इज एबिलिटी टू पे। और किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी उसके इनकम के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। अगर मेरा इनकम महीने का 1 लाख रुपए है तो मैं शायद आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन किसी का 10,000 है, ही मे नॉट अफोर्ड द आईफोन। हेलो, तो डिमांड फॉर आईफोन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम, समझ रहे हो। अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये है तो मैं शायद शाओमी, सैमसंग, दूसरे कोई प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन्स को अफोर्ड कर सकता हूँ। सो इनकम के ऊपर क्या होता है, एबिलिटी टू पे डिसाइड होता है, एंड अकॉर्डिंगली दैट द पीपल कैन डिमांड द प्रोडक्ट, ओके, अंडरस्टूड। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कि एप्पल फ़ोन का सब्स्टिट्यूट आज की डेट में है सैमसंग, एंड देन अनदर इज़ वन प्लस, बट कॉम्पिटिशन तगड़ा है। सैमसंग की बात कर सकते हैं कि जैसे कि सैमसंग का S21 अल्ट्रा फ़ोन है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है। दूसरा अभी आईफोन ने 13 भी निकाला है, हम लोग 12 की बात करते हैं, 12 मैक्स, जिसका कैमरा भी अच्छा है, सैमसंग का भी कैमरा अच्छा है। मतलब दे बोथ आर कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर, ठीक है। अभी ऐसी चीज़ में दोनों का प्राइस कुछ तो इसका 1,05,000 है और एप्पल का कुछ तो 1,30,000 के आसपास होगा। लेकिन ऐसी चीज़ में अगर सैमसंग ने और प्राइस कम कर दिया, आइदर आईफोन ने प्राइस 20,000 से कम कर दिया एंड उसका भी प्राइस 1,05,000-10,000 के आसपास आ गया मैक्स का, तो शायद सैमसंग का डिमांड अफेक्ट होगा। हेलो, समझ रहे हो आप। सैमसंग ने कुछ नहीं किया, किसने, एप्पल ने, उसने प्राइस रिड्यूस कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड ऑफ द सैमसंग गेट्स अफेक्टेड। डिटरमाइन कर मतलब चेंज हो सकता है। आर यू गेटिंग मी। सो सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट, जो भी कंपटीटर है। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि एज्यूम करो कि मोदी जी ने कल अनाउंस कर दिया, मित्रों आज से हम लोगों ने 50% डिस्काउंट पेट्रोल के ऊपर, इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है ना, नहीं बोल सकते, अनाउंस कर दिया, ठीक है। हमारे जो मित्र है अंबानी जी, उन्होंने पेट्रोल के दाम में 50% छूट दे दी है, तो क्या हो जाएगा, और ये छूट अगले 5 साल तक रहेगी। तो ये हो जाएगा, लोग डीजल, पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक कार के बजाय पेट्रोल कार खरीदने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और खरीदेंगे। क्यों, आज कार का सेल डाउन है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन दैट केस इट बिकम्स अनअफोर्डेबल, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसका प्राइस कम है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिससे वो कार चलती है, वो क्या है, पेट्रोल, डीजल, अगर उसके प्राइस में 50% कटौती कर दी, देन द प्राइस ऑफ द कार विल गेट अफेक्टेड, इट विल गेट इंक्रीज। लेकिन अगर मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, मित्रों आज से आप देश सेवा में और ज़्यादा आपका योगदान दोगे, इसलिए हम लोगों ने 100 रुपये का पेट्रोल 200 कर दिया, हो सकता है। इन दैट केस जो जिनकी कार है वो भी बेच देंगे, अरे बाबा नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत बड़ी क्या करता है, अफेक्ट कर देता है डिमांड। समझ लो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना ज़रूरी है प्रोडक्ट। हेलो, प्रोडक्ट कितना ज़रूरी है कि मान के चलो एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितनी भी हो जाए, आप परचेस करोगे ही करोगे। कंफ्यूज, सोच में पड़ रहे हो कौन सा प्रोडक्ट है? कमेंट में लिखना है आपको, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। एवरीवन विल राइट दैट प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, आप उसको खरीदोगी। आपको कमेंट में लिखना है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट से क्या होता है, डिटरमाइन होता है प्राइस। जैसे कि खाना, पानी डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कि मान लो कि मैं राजस्थान में रह रहा हूँ जहाँ पे गर्मी बहुत मजबूत है। इन दैट केस व्हाट विल नेसेसरी फॉर मी, एसी। मान के चलो कि मैं सियाचिन में चला गया जहाँ पे -40-50 डिग्री हो जाता है, वहाँ पे क्या नेसेसरी हो जाएगा, हीटर, स्वेटर। सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विल डिटरमाइन द डिमांड कि कौन से सीज़न में क्या है। जैसे कि बारिश आ गई, छतरी का प्रोडक्ट जो है नेसेसिटी बढ़ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी एंड लग्जरी प्रोडक्ट एक होता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट एक होता है। सो डिपेंड ऑन दैट नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट डिटरमाइन क्या होगा, उसका डिमांड होगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो अभी एज्यूम करो कि कोविड सिचुएशन है, बता रहा हूँ ऐसे होना नहीं चाहिए, बट कोविड की वजह से एज्यूम कर लो कि भारत की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। आधी पॉपुलेशन ख़त्म मतलब आधा डिमांड ख़त्म। आर यू गेटिंग मी? लेकिन एज्यूम करो जो आज के डेट में डेथ रेट चल रहा है, कोविड पे पूरा हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। इन दैट केस पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, कि सारे जो बीमारियाँ ख़त्म कर दी, ऐसा कुछ तो लेके आए बाबा रामदेव, ये जड़ी बूटी खाओ, इसके बाद कुछ नहीं होगा तुमको। और हम लोगों ने खा ली, कुछ नहीं होगा। अभी मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मोदी और रामदेव। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ देम ऑल्सो, नॉट इन अपोजिशन ऑफ देम ऑल्सो, आई एम जस्ट यूजिंग देम एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है आज के डेट में, ठीक है। तो रामदेव ने ऐसी कोई तो जड़ी बूटी ला दी और उसकी वजह से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, और सबको बहुत सारी उम्र अच्छी खासी हो गई, तबीयत ठीक हो गई और कुछ नहीं हो रहा अभी। इन दैट केस पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, डेथ रेट कम हो गया ना। इन दैट केस डिमांड ऑल्सो गेट इज इंक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन के ऊपर डिमांड क्या होगी, डिटरमाइन होगी। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। कि मुझे लग रहा है कि ऑनियन के जो प्राइजेस है वो 10 दिन बाद आसमान छुएंगे, 10 गुना होने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, आज ही जाके बहुत सारा खरीद के लेता हूँ। हेलो, ऐसे होता है ना, बहुत बार होता है, ऑनियन के साथ तो बहुत बार होता है। लेकिन ऐसे हो गया कि किसी ने बता दिया कि अभी दिवाली आ रही है 1 महीने बाद, दिवाली के टाइम में सोना बहुत महंगा होने वाला है, आज ही खरीद लो। तो लोग जाके आज खरीद लेंगे। किसी ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि दिवाली के टाइम पे मोदी जी बोलने वाले कि 50% सोने में छूट देने वाले, तो लोग क्या करेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, दिवाली को खरीदना है, मोदी जी छूट देने वाले। ऐसा भी हो सकता है। सो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस विल डिटरमाइन योर डिमांड इन करंट सिचुएशन। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? नेक्स्ट इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट। अरे इसका बेस्ट एग्जांपल मतलब कोको कोला है। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कोको कोला है। क्या किया था कोको कोला ने, पहले साल में कुछ पहले महीने में 10 बॉटल बिकी थी और पूरे साल भर में कुछ तो 1500 बॉटल ही बिकी थी एक साल में, पूरे यूएसए में। आज उतनी उसकी बॉटल एक दुकान बेच देता है महीने में। आर यू गेटिंग मी? ये हुआ किस वजह से? आई गारंटी यू, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से ऐसा कोई नहीं रहेगा सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कोको कोला का टेस्ट, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। नहीं, हम लोग इसीलिए पीते कि ठीक है कोई किसी ने दिया या ख़रीदा, ऐसे नहीं कि बहुत मस्त लगता है इसलिए कोई नहीं रहेगा जिसने वो पिया होगा। इन दैट केस ऑल्सो कोको कोला कंपनी करोड़ों में कमा रही है, करोड़ों में। क्यों? एक ही चीज़ है, क्या? एडवर्टाइजमेंट। गुड एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द डिमांड। बहुत मजबूत डिमांड उसकी इंक्रीज कर सकता है, इतना ताकत एडवर्टाइजमेंट में है। समझ रहे हो आप? सो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल गेट डिटरमाइंड बाय द एडवर्टाइजमेंट। लास्ट वन इज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। लास्ट नहीं, उसके बाद और एक है टेस्ट। मतलब क्या है कि मुझे आइसक्रीम की टेस्ट पता है तो मैं क्या करूँगा, डिमांड ज़्यादा करूँगा। सिंपल, टेस्ट पसंद नहीं, डिमांड ही नहीं करूँगा। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि हम लोग जब होटल में जाते हैं, मेरी वाइफ को चिकन नॉनवेज पसंद नहीं है तो हम लोग वो ऑर्डर करेंगे नहीं करेंगे। दैट मीन्स विल नेवर डिमांड दैट इन आवर होम। कि जैसे कि जैन फैमिलीज रहती है, ब्राह्मण्स रहते हैं, नंबर ऑफ अदर्स जिनमें नॉनवेज नहीं खाता जाता, मतलब उनको टेस्ट पसंद नहीं है और वो खाते नहीं, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट डिमांड ही नहीं होगा। हेलो, समझ रहे हो?
तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट द पीपल गेट्स इंक्रीज इन डिमांड आइदर रिडक्शन इन डिमांड। दूसरा है हैबिट्स, जैसे कि टेस्ट देखो चेंज होते रहते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब हम लोग छोटे रहते हैं हम सभी को चॉकलेट्स और आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बड़े होने के बाद जैसे हम लोग बचपन में खाते थे रेगुलरली, वैसे बड़े होने के बाद खाते हैं क्या? नहीं। क्यों? द टेस्ट हैज़ बीन चेंज। इसीलिए क्या होता है, डिमांड उसका जो होता है शिफ्ट होता है, वेरिएशन इन डिमांड होता है। जो बचपन में ज़्यादा था वो बड़े होने के बाद कम हो जाता है। सेकंड इज़ हैबिट्स, जैसे कि कोई अल्कोहलिक होता है, कोई टोबैको खाने की आदत होती है, किसी को और कुछ चीज़ें, किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को कॉफ़ी की आदत रहती है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स उनकी हैबिट्स होती है। सो डिपेंड ऑन योर हैबिट्स, जितनी उसकी आपको हैबिट है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे। जैसे कि आज की डेट में चाय की इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है, डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी की वजह से लोग कावा पीते हैं, कावा गर्म करता है बॉडी को, तो वहाँ पे उसकी डिमांड है। सो डिपेंडिंग ऑन द हैबिट्स ऑफ दैट पीपल, that particular area, the demand of that particular commodity is increase either decrease. थर्ड थिंग आती है फैशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, मतलब कुछ 7-8 साल या 10 साल पहले अगर हम लोग दुकान में जाते थे जीन्स खरीदने के लिए, तो वो जीन्स नॉर्मल प्लेन रहते थे। उसके 3-4 साल बाद ऐसे हुआ कि उसके ऊपर कुछ तो वॉश, मतलब ऐसे सफ़ेद वगैरह, ऐसे जैसे कि कलर गया है या कुछ घिस गया है, ऐसे आने लगा, तो लोग स्टार्टेड डिमांड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। और अगर उस साल में अगर आपकी पैंट में अगर कोई होल वगैरह ऐसे कुछ फट गया होगा, तो वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। अरे ये डैमेज प्रोडक्ट है, खरीदो ना, मुझे अच्छा फ्रेश अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ये फटा हुआ है मैं नहीं पहनूंगा। फटा हुआ कोई पहनता है क्या? मेरे घर पे फटे हुए हम लोग नहीं पहनते। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, दुकान में जाने के बाद मांग रहे, सर वो फटा वाला बताओ ना, यहाँ पे फटा वाला, कुछ और ज़्यादा फटा वाला नहीं है, थोड़ा ऊपर फटा वाला नहीं है, थोड़ा नीचे फटा वाला नहीं है, पीछे फटा वाला होता तो और भी अच्छा रहता था। तो मतलब क्या हुआ, ये फैशन हो गया फटा वाला पहनने की। तो इन करंट सिचुएशन पीपल आर आस्किंग दैट प्रोडक्ट। क्यों? फैशन है। कुछ दिनों बाद ये फैशन चला जाएगा एंड पीपल विल डोंट आस्क फॉर दैट, दे वोंट बाय इट। जैसे कि मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे याद है वो रस्सी वाला एक बैग आता था, मतलब 2 रस्सी रहती थी, पीछे उसको लटका के जाते थे। उसके बाद फैशन है ऐसे स्ट्रिप, ऐसा टेढ़ा रहता था बैग, उसका फैशन आ गया। देन अगेन अलग अलग फैशन आते गए। जैसे फैशन चेंज होते रहता है, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। सो दैट इज़ अ टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। इसके बाद आता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो मोदी जी ने जीएसटी लाने के बाद क्या किया है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरीके का टैक्स होता है। जैसे लग्जरी प्रोडक्ट के अलग, नेसेसिटी प्रोडक्ट के लिए अलग, देन फास्ट फूड के लिए अलग, मोबाइल्स के लिए अलग, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स अलग होता है। एज द टैक्स एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीज, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस और उसके साथ टैक्स डिपेंडिंग ऑन दैट उसका फाइनल प्राइस हो जाएगा। तो जैसे टैक्स ज़्यादा रहेगा उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। एज द प्राइस इज़ मोर डिमांड इज़ लेस, एज द प्राइस इज़ लेस डिमांड इज़ मोर। तो मतलब गवर्नमेंट जितना कम टैक्स लगाएगा उसका प्राइस कम रहेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा एंड पीपल विल डिमांड लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो डिमांड क्या करेगा, डिटरमाइन किसकी वजह से, लेवल ऑफ टैक्सेशन। एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, टोटल 4 फैक्टर्स है। उसमें से पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे मैंने आपको बोला कि राजस्थान में जाके कोई कावा मांगेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी गर्मी है, कावा पी के और गर्म होना है क्या? नहीं। दे विल आस्क फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा, कोकम शरबत मांगेंगे, छाछ मांगेंगे, जो भी ठंडा करता है बॉडी को वो प्रोडक्ट वो वहाँ पे, नींबू पानी मांगेंगे वहाँ पे। वेयर एज व्हेन यू वेंट टू द कश्मीर में जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक मांगोगे? नहीं। क्या मांगोगे? गर्म चीज़, चाय, कॉफ़ी या कावा, जो बॉडी को गर्म कर सके वो चीज़ें वहाँ पे आप डिमांड करोगे। वहाँ पे स्वेटर डिमांड करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कॉटन चीज़ें की डिमांड करोगे जो कि आपको बॉडी को ठंडा रख सके। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी गेट्स डिटरमाइंड। दूसरा आता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मेरा जो पहला फ़ोन था वो था नोकिया 3310, याद है आप लोगों को? एक काम करो, कमेंट में सब लोग बताओ कि आपने पहला फ़ोन कौन सा यूज़ किया है, उसका नंबर चाहिए, मॉडल नंबर चाहिए, ठीक है? मेरे पास आज भी है, मुझे याद है मैंने 2003 में उसको यूज़ किया था। 2003 से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा पहला फ़ोन जो था नोकिया 3310 था। तो उसमें क्या होता था, हम लोग वो सांप वाला गेम खेलते थे, पता ना, ऐसे ऊपर नीचे नीचे वगैरह वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ एंड हम लोगों के मोबाइल चेंज होने लगे। पहले तो हम लोग घड़ी नॉर्मल पहनते थे, आज के डेट में घड़ी भी कैसी हो रही है, स्मार्ट वॉच हो रही है। सो एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस वी अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी एंड वी स्टार्टेड डिमांडिंग दैट प्रोडक्ट। जैसे कि सांप वाले मोबाइल से फिर म्यूजिकल रिंगटोन वाला आ गया 3315, वो ख़रीदा।
फिर उसके बाद कैमरा वाला आ गया 6600 नोकिया का, जिससे कि फ़ोटो ठीक ठाक आ रहे थे। 2 मेगापिक्सल कैमरा था शायद उसका, उस वक्त वो बहुत था। देन उसके बाद धीरे धीरे करते करते MI, देन सैमसंग, एंड देन फाइनली सैमसंग नोट 8, अभी जो इस पे पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो एज द टेक्नोलॉजी ग्रोज, नए नए टेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स क्या करते चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले वो फिट वॉच लिया था, मतलब जिसके ऊपर खाली कितने स्टेप्स चले ये सब दिखता था। आज की डेट में वो स्क्वायर वाला आता है, फ़ोन किसका आया किसका नहीं आया, कट करो, मैसेज देखो, नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन सी इन इट। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बाय दैट, आई डिमांडिंग दैट कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि आज की डेट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से डिमांड फॉर वैक्सीनेशन इज़ हायर, डिमांड फॉर मास्क इज़ हायर, डिमांड फॉर सैनिटाइजर इज़ हायर। क्यों? कोरोना सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया पॉलिसी, विदाउट मास्क मिलोगे तो फाइन लगाएंगे। सैनिटाइज़र लिखना कंपलसरी है, कहाँ पे? ऑफिस में, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों में। ठीक है, विदाउट कोविड वैक्सीनेशन यू कैनॉट ट्रैवल इन ट्रेन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड फॉर अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज। लोग ओला ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टैक्सी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिक्शा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ट्रेन यूज़ करने को नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर ऑफ डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स डिमांड, पीपल आर नॉट डिमांडिंग दैट। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मतलब हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि 15 अगस्त अभी हुआ, 15 अगस्त के दिन किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ी थी? फ्लैग। हम सब लोग अच्छे से लगाते यहाँ पे। क्यों? उस दिन हमको ये प्राउड फील करते हैं हम लोग कि ये हमारे देश के लिए प्राउड मोमेंट है। सो वी इंडिपेंडेंस मोमेंट है, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उस वक्त उस दिन सफ़ेद कपड़ों की ज़्यादा डिमांड होती है, लोग सफ़ेद कपड़े पहन के ध्वजारोहण करने के लिए जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली के दिन लोग पटाखे डिमांड करेंगे, लाइट्स डिमांड करेंगे, स्वीट्स डिमांड करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी गेट्स डिटरमाइंड। ठीक है, इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड, सबसे बढ़िया बोल सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट थिंग जो है वो मुझे लगता है लॉ ऑफ डिमांड है, बहुत अच्छा है। एंड द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन बाय द अल्फ्रेड मार्शल, जिसने बहुत सारे इकोनॉमिकल कंसेप्ट को फेमस किया। कब कैसे फेमस किया? उसका एक बुक था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उसने 1819 में लिखा था। उससे उसने ये नंबर ऑफ जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, जो वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिए। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। देखो हम लोग थोड़ी देर पहले भी देखा है, ये वापस आपको देखना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? अकॉर्डिंग टू द मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इक्वल मतलब कांस्टेंट रखना है उसको, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ये है उसका लॉ। क्या करना है? याद रखना है, बहुत सिंपल है। इसमें याद ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं किया उसने, बहुत सिंपल रखा हुआ है। अदर सिमिलर वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हैं? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for it rises। मतलब वाइस वर्सा भी लिख सकते हो यहाँ पे। देखो, डिमांड, प्राइस और सप्लाई के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, आपको मज़ा आएगा वो देखने में, उसको कंसेप्ट समझने में। वो मैंने ऊपर दिया हुआ है, आपको वहाँ पे ऊपर टैग दिखेगा, उस टैग में वो वीडियो है। बिना भूले देखो, यहाँ पे पॉज करके देखो वो वीडियो, फिर ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा आपको एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ, सच में आपको मज़ा आएगा। और जो महाराष्ट्रीयन बच्चे रहेंगे उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने एक मूवी का स्टोरी बता के आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई, ये सब चीज़ें बताई। मज़ेदार है, मुझे भी मज़ा आया था पढ़ाते वक्त। वो चीज़ मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था, तब मैंने वो वीडियो शूट किया था। आप भी देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द लॉ ऑफ डिमांड। ये इनवर्स रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सिम्बॉलिकली फंक्शन कैसे लिखोगे? देखो, सिंबल होता है यहाँ पे इकोनॉमिक में, हमको इकोनॉमिकल वे में हम लोग सिम्बॉलिकली भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे होगा? dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। यहाँ पे d क्या है? डिमांड फॉर द कमोडिटी है, x इज अ कमोडिटी, जो कमोडिटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। f इज अ फंक्शन, फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, वो डिनोट करता है f से, एंड px इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी x। ठीक है, ये उसका फंक्शनल रिलेशनशिप है। आफ्टर दैट व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? देखो, पहला सबसे क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देन नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद है प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंज। ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? अज्यूम करनी पड़ेगी। चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। ये सारी चीज़ों को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। जो बोले थे ना हम लोगों ने, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, शुरू जो किया था, अदर थिंग्स मतलब ये अदर थिंग्स है।
ठीक है, इनको क्या करना है, कांस्टेंट अज्यूम करना है एंड नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ये सबको आप कांस्टेंट रखोगे तभी जाके आप लॉ ऑफ डिमांड क्या करोगे, अच्छे से डिटरमाइन कर पाओगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो गई, मतलब रिडक्शन एंड प्राइजेस बढ़ गई, ये सारी चीज़ें चेंज होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड डिटरमाइन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो व्हाट इज़ अ कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इनकम चेंज होगा, मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, डिमांड ज़्यादा करूँगा इवन दो प्राइजेस आर लो। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था, एज द प्राइस रिड्यूसेस डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड रिड्यूसेस। लेकिन इंस्टेड ऑफ प्राइस इंक्रीज, अगर उसके प्राइस के साथ मेरा इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैं डिमांड कम नहीं करूँगा, बढ़ाऊँगा। हेलो, प्राइस भी बढ़ गई है लेकिन प्राइस के साथ साथ मेरा इनकम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ी मेरी डिमांड कम करूँगा, मैं डिमांड वैसे ही रखूँगा। इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क। इसीलिए हमको ये चीज़ें क्या करनी है, कांस्टेंट रखनी है। क्या? लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद है साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गया कम हो गया क्या होगा, डिमांड पे अफेक्ट होगा। हमको डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से देखना है, ओनली विथ पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइस। हेलो, इसीलिए खाली प्राइस वेरिएशन होगा, बाकी ये जो अदर फैक्टर्स है इसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। इसलिए साइज ऑफ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम ज़्यादा हो गया तो मेरा डिमांड अफेक्ट होने वाला है, हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। इसीलिए हमें प्राइस वेरिएशन देखना है खाली, अदर थिंग्स जो सब्स्टिट्यूट है उसको भी क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अदर जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दे विल नॉट चेंज देयर प्राइस। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि पेट्रोल की बात की थी हम लोगों ने, पेट्रोल का प्राइस 50% डिस्काउंट कर दिया तो क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हमको कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी नहीं प्राइस देखनी है, हमको क्या करना है, सिर्फ जो मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस वेरिएशन देखना है। इसलिए क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नो चेंज अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, फ्यूचर में प्राइस भी क्या उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि वो सोचोगे तो आज का डिमांड अफेक्ट होने वाला है, राइट। तो क्या करोगे, फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्ट चेंजेस के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, दैट विल ऑल्सो गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशन वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अगर चेंज होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है, प्रोडक्ट की डिमांड पे होता है। हमको क्या करना है, सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड क्या हो रहा है वो देखना है। इसलिए इन चीज़ों को भी क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। टैक्सेशन पॉलिसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। सो दीज आर ऑल आर द अजम्पशंस कि उनको हमको क्या करना है, कांस्टेंट अज्यूम करना है, एंड देन ओनली वी कैन गोइंग टू वेरी वेल नो द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सेप्शंस भी कुछ तो लॉ ऑफ डिमांड में। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? टोटल 5 एक्सेप्शन है, 6 है। पहला है गिवन पैराडॉक्स, उसके बाद है प्रेस्टीज गुड्स, देन है स्पेकुलेशन, उसके बाद है प्राइस इल्यूजन, और लास्ट इज इग्नोरेंस। ये क्या एक्सेप्शंस, कैसे, चलो देखते हैं वन बाय वन। और सॉरी, और एक है हैबिचुअल गुड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गिफन पैराडॉक्स क्या है। गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या है, एक सर रॉबर्ट गिफन करके इकोनॉमिक्स था, उसने ये स्टडी किया था इंग्लैंड में। क्या स्टडी किया था, पहले तो बताता हूँ ये गिफन गुड्स मतलब क्या है। गिफन गुड्स उसको और एक नाम से बुलाया जाता है इन्फीरियर गुड्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मली क्या होता है, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का जब प्राइस कम हो जाता है उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता नहीं है। नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम हो गया तो हम लोग उसका क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑलरेडी प्रोडक्ट ही इन्फीरियर है तो उसका प्राइस कम होने के बाद हम लोग क्या ज़्यादा करेंगे, ले इसलिए ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन व्हेन आवर इनकम हैज़ बीन इंक्रीज, आइदर वी कैन से दैट कि परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है, तो इन्फीरियर की जगह हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करते हैं। वही उसके स्टडी में यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, व्हेन द पुअर पीपल या इन्फीरियर प्रोडक्ट जब वो खरीदते हैं एंड द प्राइस ऑफ द इन्फीरियर प्रोडक्ट रिड्यूस होने के बाद जो इनकम उनके पास बचता है उससे वो वापस इन्फीरियर प्रोडक्ट खरीदने के बजाय क्या करते हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब इन्फीरियर प्रोडक्ट उसने यहाँ पे क्या लिया, ब्रेड। सो जब ब्रेड का प्राइस कम होता है और लोगों के पास पैसा बचता है, वो प्रोडक्ट जो पैसा बचा है उससे लोग क्या खरीदने की कोशिश करते हैं, मीट खरीदने की कोशिश करते हैं। ये स्टडी उसने किया था एंड उसको क्या बोला है, गिफन पैराडॉक्स। सो दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, वर्क नहीं करता है। दूसरा क्या है, प्रेस्टीज गुड पे, मतलब आईफोन ले लो, मर्सिडीज़ ले लो, या कोई भी प्रेस्टीजियस गुड जिसको हम लोग प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं, सोना ले लो या जो भी है जिसको प्रेस्टीज के लिए आप यूज़ करने वाले हो, वो चीज़ का प्राइस कुछ भी होने दो, लोग खरीदेंगे उसको। आईफोन 2 लाख का भी कर दो, खरीदेंगे लोग उसको, क्योंकि वो प्रेस्टीज गुड है। मोबाइल तो EMI भी निकालता है, लेकिन क्या है, आईफोन है, वो हाथ में देखने के बाद लोगों को लगता है क्या बात है, आईफोन यूज़ कर रहा है, ये हमारी टेंडेंसी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका प्राइस कुछ भी रहे,
लोग खरीदने वाले हैं। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, नहीं होगा डिमांड डिक्रीज। प्राइस ज़्यादा भी रहेगा देन ओनली दैट एंड दैट केस ऑल्सो पीपल आर गोइंग टू डिमांड इट। उसके बाद आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब क्या है? प्राइस स्पेकुलेशन होता है ना, क्यों होता है और उस वक्त क्या होता है? देखो एग्जांपल बताता हूँ। शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में क्या होता है कि कोई चीज़ का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, शेयर्स का प्राइस। लेकिन एज्यूम करो कि आज एक तारीख है, आज की तारीख में टाटा का शेयर जो कल 100 रुपये का था आज 110 हो गया है। प्राइस बढ़ा है ना, फिर भी लोग उसको खरीद रहे। क्यों? प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड डिक्रीज होना चाहिए। फिर भी क्यों खरीद रहे? क्योंकि उनको लगता है कि कल जाके ये 150 का होने वाला है। ये जो स्पेकुलेशन हो रहा है प्राइस में, उसका बेनिफिट लेने के लिए वो क्या करे, आज प्राइस बढ़ने के बाद भी खरीद रहे। नॉर्मली हमारे साथ भी ये होता है कि जैसे कि अभी दिवाली आ रही, दिवाली में लोगों को लगा कि अरे दिवाली नज़दीक आ रही है, दिवाली की नज़दीक आने के बाद गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो वो क्या करे, आज ही खरीद रहे। कल 30,000 का था, आज 31,000 का है, फिर भी आज खरीद रहे क्योंकि उनको लगता है कल जाके दिवाली नज़दीक आने की वजह से शायद वो 35,000 हो जाए, इसलिए वो आज खरीद रहे। ड्यू टू speculation in the prices, even though prices are increases, people even though demand the products। समझ रहे हो आप? ये क्यों हो रहा है? उसी वजह से होता है। शेयर मार्केट में ये भी होता है कि मान लो आज एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, और वो इंक्रीज़ होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, परचेस करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूँगा। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या है? कुछ लोग रहते हैं पागल रहते हैं, पागल नहीं बोल सकते, मतलब एडवर्स होते हैं, मतलब उनको लगता है कि कोई चीज़ महंगी है मतलब वो अच्छी है। नॉर्मल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं असली इस तरह हूँ कि मेरे साथ ऐसे एक है बंदा, व्यक्ति है जिसको ऐसे लगता है कि अरे प्राइस ज़्यादा है मतलब ये अच्छा ही होगा। मान लो कि कोई एक मार्केट में जा रहा है, एप्पल है सबके पास, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 250 में बेच रहा है, तो अगर कोई बंदा बोल दे कि 400 का है, तो बोलेगा नहीं ये 400 का बेच रहा है मतलब ये एप्पल बहुत बढ़िया होगा, यही खरीदना है हमको। समझ रहे हो? तो ये कुछ मेंटेलिटीज़ रहती है कि उनको लगता है कि प्राइस ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रोडक्ट। सो व्हेन देयर इज़ अ हायर प्राइस दे इवन दो डिमांड द मोर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बाद में क्या देखा था हम लोगों ने? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को रहता है इग्नोरेंस, कि वो ज़्यादा घूमने की कोशिश नहीं करते। कि मार्केट में आप गए, एप्पल का ही प्राइस ले लेते कि ये कैसे कि एक ने 400 में बोला, एक ने 300 में, एक 250 में, और एक बंदा है जिसके क्वालिटी मान लो कि सबके पास सेम है, लेकिन एक बंदा है कि वो 240 में बेच रहा है। लेकिन हमारा बंदा क्या है, पहले ही गया, किसने बोला हाँ 400 ठीक है दे दो, पैक कर दो, 1 किलो लेके आया। घर पे आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बाजू वाले ने भी एप्पल लिया है, वो भी वहीं से सेम ही दिख रहा है। बोला अरे आपने भी एप्पल लिया क्या? अच्छा कितने में लिया? वो बोला 250 रुपये में। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो 400 मिला। कहाँ पे? ये है मार्केट में। बोला मैं तो उधर ही गया था, वही मार्केट में मैंने खरीदा। वो बोला ठीक है, आपने शायद घुमा नहीं होगा, मैं 2-3 जगह पे देखा, एक ने बोला था 400 रुपये का। मैं बोला बहुत महंगा है, तो मैं आगे चला गया, 2-3 दुकान छोड़ने के बाद मुझे 250 में मिल गया। तो मतलब मैंने जो किया था वो क्या था? वो था इग्नोरेंस। ठीक है, आई नेवर सर्च फॉर द लोअर प्राइस इन द मार्केट, और इस इग्नोरेंस की वजह से क्या हुआ, हायर प्राइस पे मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट परचेस कर लिया। सो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर दे परचेस एट अ हायर प्राइस बिकॉज दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। उसके बाद है हैबिचुअल गुड्स। देखो कोविड सिचुएशन, लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में, सरकार ने सब बंद कर दिया था इंडिया में एटलीस्ट। तो उस वक्त जो लोगों की लत थी ना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया था। इन दैट केस ब्लैक में जाके लोग 500 रुपये का बॉटल 2-2 हज़ार में खरीद के ला रहे थे। आप समझ रहे हो? 10 रुपये का कुछ तो तंबाकू का पुड़ी आता है, लोगों ने 70-80-90 रुपये में खरीदा। ये जो ऐसे करके खाते ना, वो सिगरेट कुछ 15-20 के आते हैं। मैं इसमें से कुछ नहीं लेता हूँ इसलिए मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं। 15-20 की सिगरेट लोगों ने 70-70 रुपये में खरीदी, 80-80 रुपये में खरीदी। तो ये क्या है, हैबिचुअल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसका प्राइस कुछ भी कर दो, पीपल आर गोइंग टू बाय इट। अरे में तो ये है हैबिचुअल गुड्स। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, वर्क नहीं करता है। सो आज इसके बाद है वेरिएशन इन डिमांड। देखो दो हो गए, वेरिएशन होगा और डिक्रीज इंक्रीज होगा। यहाँ पे वेरिएशन मतलब क्या है, दो तरीके से होंगे, एक तो एक्सपांशन इन डिमांड होगा और दूसरा होगा जो उसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। ये होगा किस वजह से, ये देख लीजिए। व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, देखो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखो, वेरिएशन इन डिमांड किस वजह से है, चेंज इन प्राइस की वजह से।
ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। हम लोग वन बाय वन देखते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड देखेंगे और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैसे देखेंगे। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी, देखो यहाँ पे राइज, एक्सपांशन मतलब राइज है, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, वेर एज अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, then size of population and other factors has been kept remain constant। बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, खाली प्राइस चेंज हो रहा है। और यहाँ पे डिमांड जो है ना डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड का जो होगा डाउनवर्ड होगा। कैसे देखते हैं, ये हमारा क्या आ गया एक्स एक्सिस, मतलब अर्जुन ने कहाँ पे तीर चलाया, पंछी की तरफ। पंछी कैसे रहता है, ऐसे, मतलब लाइक एक्स एक्सिस। दूसरा तीर ऊपर गया है, मतलब मछली की तरफ। मछली कैसे रहता है, वाई की तरह रहता है, तो ऊपर गया मतलब मछली की तरफ गया। तो वाई एक्सिस पे हमारे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, पहले जो प्राइस था वो कितना था P, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना था Q था। ये हमारा इनिशियल मोमेंट है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, दैट प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम P टू P से प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, P1 पे जा रहा है, ठीक है। और उस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस रिड्यूस होने के बाद क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, व्हाट वी गेट, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। अगर दोनों पॉइंट को A और B को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, व्हाट वी गेट, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व मिल रहा है DD। और ये डिमांड कर्व कैसे हो रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, मतलब कैसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है हमारा, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड रिफर्स टू द फॉल इन डिमांड। डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। प्राइस अलोन याद रखना है। एंड अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड टेस्ट, ऑल आर अनचेंज, मतलब रिमेन कॉन्स्टेंट। डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। चलो वापस ड्रॉ करते हैं डायग्राम। एक्स एक्सिस मतलब पंछी, वाई एक्सिस मतलब मछली, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है। हमारा इनिशियल प्राइस जो है P एंड क्वांटिटी डिमांड है Q, इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया तो क्या मिल रहा है, PQ। इस इंटरसेक्शन में हम लोग A बोलेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, P2 पे। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, अंदर की तरफ चला आता है, मतलब कम होता है, दैट बिकम्स Q2। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज़ अ B पॉइंट। और यहाँ पे वापस अगर हम लोग A और B को ज्वाइन करेंगे विद अ लाइन, वी गेट अ DD डिमांड कर्व। लेकिन यहाँ पे A से B ऊपर की तरफ जा रहा है, डिमांड कर्व कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब डिमांड कर्व नीचे से ऊपर जाता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। जब डिमांड कर्व ऊपर से नीचे जाएगा, दैट इज द एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग देखेंगे चेंजेस इन डिमांड। अभी यहाँ पे चेंजेस इन डिमांड क्या हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है। एक क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, दूसरा हो रहा है डिक्रीज इन डिमांड। वहाँ पे क्या था, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अभी यहाँ पे चेंजेस इन डिमांड मतलब क्या है, यहाँ पे चेंजेस इन डिमांड किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट रखना है। सी, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड। समझ रहे हो, चेंज इन डिमांड किस वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से। एंड वेरिएशन इन डिमांड किस वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से। गॉट इट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, इंक्रीज इन डिमांड, if the increase in demand in quantity due to favorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic conditions, population, etc., the price remain constant, the demand curve shifts to the right hand side of the original demand curve। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अभी ड्रॉ करते डिमांड कर्व कैसे और क्या, मैं आपको विद डायग्राम समझाता था। देखो ये एक्स एक्सिस आ गया, मतलब पंछी की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस मछली की तरफ जा रहा है, प्राइस है वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा प्राइस है इनिशियल, इस प्राइस पे हम लोग क्वांटिटी क्यू डिमांड कर रहे हैं। दोनों को ड्रॉ करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट ए मिलेगा, ठीक है, डिमांड को मिल रहा है। ये हमारा दूसरा आ गया, प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या चेंज हुआ है, टेस्ट चेंज हुआ है। क्या, मैंने जो आइसक्रीम खा रहा था, मुझे आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद होने लगा, और शायद गर्मी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो गया, तो मेरा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम हैज़ बीन इंक्रीज। प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने प्राइस क्या, क्वांटिटी जो कंज्यूम करना है बढ़ा दिया, क्योंकि गर्मी है, लगता है लोगों को ठंडा पीना या कोई भी प्रोडक्ट रहेगा
तो उसका मैंने क्या किया था, क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दिया। तो Q से मेरा क्वांटिटी इंक्रीज़ होकर कहाँ पे गया, Q1 पे चला गया। तो पहला जो DD था क्वांटिटी Q पे, उससे जो क्वांटिटी Q1 का जो डिमांड कब है वो बाहर की तरफ चला गया, क्या हो गया, DD1 हो गया। तो जो पहला इंटरसेक्शन था A और दूसरा इंटरसेक्शन जो B था Q1 पे, वो कैसे है, राइटवर्ड शिफ्ट है, यहाँ से उधर जा रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा राइट हैंड शिफ्ट होगा। दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोल रहा है ये, इफ इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू unfavorable changes in other factors like climatic condition, taste, income of the consumer and other factors, but in that case price of the commodity remain constant. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कब शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड इन दिस केस, कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा इनिशियल प्राइस P, क्वांटिटी इनिशियल डिमांडेड Q, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस, मतलब सर्दी के दिन चालू हुए। आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, तो आइसक्रीम जो मैं पहले खा रहा था उससे आइसक्रीम कम खाना शुरू कर दिया, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का सीज़न है, विंटर सीज़न है, यहाँ पे सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कम कर दिया, क्योंकि सर्दी में हम लोग नॉर्मली ठंडा खाना पसंद नहीं करते, गर्म खाना पसंद करते। तो इन दैट केस मेरा जो क्वान्टिटी डिमांडेड था वो Q से कितना हो गया, चलो पहले ये ड्रॉ करते हैं, DD डिमांड का हो गया, और मैंने क्या कर दिया, A सेक्शन है, ठीक है, ये Q का, P और Q का इनिशियल जो पहला था वो DD डिमांड का हो गया, A इंटरसेक्शन हो गया, और मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड जो था कम हो गया, क्यों, सर्दी का सीज़न, आइसक्रीम कम खाते हैं इसलिए। तो वो Q2 पे जाने के बाद वापस यहाँ पे मैंने डिमांड को ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया DD2, ठीक है, ये डिमांड का हो गया। और जो इंटरसेक्शन था उसको मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, जो DD2 डिमांड का होता उसके बाद जो इंटरसेक्शन था उसको नाम दे दिया B करके। तो यहाँ पे जो शिफ्ट है A से B का वो कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब डिक्रीज इन डिमांड है, ठीक है। तो जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड का क्या होगा, अंदर की तरफ चला आएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट चला आएगा। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा डिमांड को बाहर की तरफ चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ थिंग्स देखा, डिमांड का मीनिंग देखा, नॉर्मल डिमांड देखा, इकोनॉमिकल डिमांड देखा, देन फीचर्स ऑफ डिमांड देखा, देन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड देखा, देन वेरिएशन इन डिमांड देखा, चेंज इन डिमांड देखा, एंड डिमांड के रिलेटेड हम लोगों ने सब देखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था थर्ड, डिमांड एनालिसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और आपने ये पूरा चैप्टर देखने के लिए जो अपना वक्त दिया हुआ है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं और भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अगर पसंद आए तो वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिए, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर मेरे सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे। उसके साथ साथ ये जो वीडियो है इसकी PPTs, इसका PDF और इसका जो मटेरियल है आपको मैं यहाँ पे शेयर करते रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।